अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ नेगोशिएशन। बेसिकली नेगोशिएशन है क्या चीज़? नेगोशिएशन का मतलब है किसी दूसरी पार्टी से वो चीज़ हासिल करने के लिए बात करना। वो तमाम तरीके जिसके ज़रिए आप दूसरी पार्टी से वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आपकी ख्वाहिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजमेंट से अपनी सैलरीज में इजाफा चाह रहे हैं, तो उस इजाफे के लिए वो मैनेजमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन रखेंगे, मैनेजमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी बातचीत होगी, वो सारी की सारी कहलाएगी नेगोशिएशन। सो बेसिकली अदर पार्टीज़ के साथ आपका तल्लक, जिसके ज़रिए आप उनसे अपने पर्सनल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, अपने एम्स, अपनी वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन फर्म के अंदर हर लेवल के ऊपर होती है। ये टॉप टू बॉटम लेवल पे भी जाती है और बॉटम टू टॉप लेवल पे भी जाती है। यानी कि हायर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ नेगोशिएट करती है और लोअर स्टाफ मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करता है। सो एक तो नेगोशिएशन है जिसके ज़रिए हम अपने एम हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नेगोशिएशन जिसका ये हम अपने गोल्स या एम हासिल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा टू सेट डिफरेंसेस, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए भी जो प्रोसेस यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन, जिसमें बातचीत करके या किसी भी तरीके से आपस के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म कर लिया जाता है। अब नेगोशिएशन का प्रोसेस चलेगा कैसे? स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का प्रोसेस चलेगा कैसे, किन स्टेजेस के साथ कंप्लीट होगा? सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन क्या चीज़ है? बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग फेज़ है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, या जो कन्फ्लिक्ट है वो है क्या, कन्फ्लिक्ट की बेस क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और कन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली एक कीन ऑब्जर्वेशन होती है कन्फ्लिक्ट के मतलब और उसके मतलब जो फैक्ट्स हैं उनके मतलब। सो बेसिकली कन्फ्लिक्ट को समझना कि कन्फ्लिक्ट अराइज कहाँ से हो रहा है, और पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस क्या क्या हैं, पार्टीज़ की एक दूसरे के साथ रिजर्वेशंस क्या क्या हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। देन कम सेटिंग रूल्स या ग्राउंड रूल्स। इसके अंदर बेसिकली प्रोसीजर्स तय किए जाते हैं कि किन रूल्स के तहत नेगोशिएशन होगी। जो जो पार्टिसिपेंट होंगे नेगोशिएशन प्रोसेस के, उनके नाम शामिल होते हैं। नेगोशिएशन का प्रोसेस किस टाइम पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, वेन्यू क्या होगा, और अगर कोई टाइम फ्रेम देना है तो वो टाइम फ्रेम भी सेट कर लिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपने नेगोशिएशन के प्रोसेस को हर सूरत कंक्लूड करना है। देन
क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। इस फेज़ के अंदर दोनों पार्टीज़ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, दोनों अपने अपने गोल्स दूसरे को वाज़े करती हैं, अपनी अपनी पोजीशन दूसरे को क्लियर करती हैं कि वो कोई काम क्या काम चाह रहे हैं और उस काम के चाहने के पीछे उनकी रीज़न क्या है या कोई सॉलिड ग्राउंड क्या है, किस बेस के ऊपर वो कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं। सो दोनों पार्टीज़ अपनी इनिशियल पोजीशन दूसरी पार्टी के आगे क्लियर करती हैं। देन बार्गेनिंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रोसेस में क्या होगा, बार्गेन हम सब लोग जानते हैं, जहां दो पार्टीज़ किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश करती हैं, जहां दोनों के इंटरेस्ट सैबोटाज ना हो, ख़राब ना हो, दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। दैट इज़ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग किस पे डिपेंड करती है, आपकी बार्गेन पावर के ऊपर, कि आपकी पोजीशन कितनी मजबूत है। सो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली मल्टीपल सॉल्यूशंस वगैरह दिए जाते हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो सके, जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। एंड एट द एंड क्लोजर एंड एग्रीमेंट। और फिर एट द एंड क्या होता है कि जो मल्टीपल सॉल्यूशंस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, उन्हीं में से किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाती हैं म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए। तो फिर नेगोशिएशन का प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, और आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है, चाहे वर्बली या चाहे रिटन फॉर्म के अंदर। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। अब हमने बात की है कि चौथा पॉइंट बार्गेनिंग, जहां दोनों पार्टीज आपस में बार्गेन करती हैं। बार्गेन का मतलब क्या है, बाहमी बातचीत के ज़रिए अपने मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना। सो बार्गेनिंग की दो काइंड्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, दूसरी है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। नाम से ही जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वो है जिसके अंदर पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, डिवाइड होंगी, आपस के इख्तलाफात इनके बढ़ जाएंगे। इंटीग्रेटिव इंटीग्रेशन से निकला है, जहां दोनों पार्टीज किसी बाहमी समझौते पे पहुंचने की कोशिश करेंगी कि दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, किसी एक पार्टी को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। सो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, दोनों पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जबकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या होगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट, बाहमी इंटरेस्ट को देखा जाएगा, दोनों के बेनिफिट्स को नज़र में रखा जाएगा। सेकेंडली, मोटिवेशन क्या होगी इसके पीछे, यहां पर्सनल गेन। दोनों पार्टीज इस बात से मोटिवेटेड होती हैं कि अपना पर्सनल गेन अचीव किया जाए। इसमें क्या होगा, विन लॉस, एक पार्टी की विन होगी और दूसरी पार्टी की लॉस होगी। यहां क्या है, म्यूचुअल गेन, दोनों पार्टीज का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ विन लूज स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, बल्कि विन विन कंडीशन होगी। दोनों पार्टीज अपने कुछ गोल हासिल कर लेंगी, कुछ गोल्स को सेक्रीफाइस कर देंगी। फिर व्हाट अबाउट देयर गोल्स,
या फोकस फोकस ऑन स्टिकीनेस। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होगा, पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ के साथ जुड़ी रहेंगी, स्टिकी होकर रहेंगी कि हमने जो बात कर दी है ये फाइनल है, दूसरी पार्टी इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। यहाँ क्या है, मिडल लेवल सोल्यूशन के दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी की बात ही मुकम्मल नहीं मानी जाएगी, बल्कि दरमियान में कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाएगा। दोनों पार्टीज़ अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार होंगी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में अपोजिट इंटरेस्ट्स, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में कॉमन इंटरेस्ट, पार्टीज के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म की सक्सेस या किसी टारगेट को अचीव करना। व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या है, टू हाइड इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या है, शेयर इंफॉर्मेशन, पार्टीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए मिल के काम करें और दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में आम तौर पे जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वजह क्या है, नाम ही डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, दोनों पार्टी सिर्फ अपना गोल अचीव करेंगी, वो रिलेशनशिप को कोई ख़ास अहमियत नहीं देंगी। जबकि यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है, पार्टीज जुड़ रही हैं आपस में, तो यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के। अब जो पार्टी नेगोशिएट करने के लिए आएगी, बेसिकली जिन पार्टीज़ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है, जिनको नेगोशिएट करने की ज़रूरत होती है, वो दोनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे भेज देती हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है नेगोशिएटर्स, बातचीत करने वाले। तो एक अच्छे नेगोशिएटर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। So, what are the key skills of a negotiator? एक अच्छे नेगोशिएटर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहली, प्रॉब्लम एनालिसिस। नेगोशिएटर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम को प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम की बेस क्या है और दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट किस हद तक इस प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम को वो डीपली ऑब्जर्व कर सके, उसके रूट कॉज को समझ सके। द सेकंड वन, किसी भी नेगोशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का फ़ायदा क्या है, बेसिकली नेगोशिएटर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसे दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना पड़ेगा, दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी क्या चाहती है। मैनी टाइम ये होता है
कि दोनों पार्टीज एक ही बात चाह रही होती हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है, काम के तरीक़ाकार का फ़र्क होता है, गोल दोनों का सेम होता है। सो एक अच्छे नेगोशिएटर को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए ताकि वो दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ को समझ सके। देन वर्बल कम्युनिकेशन, नेगोशिएटर बातचीत के ज़रिए अपनी बात को कन्वे करने की सलाहियत रखता हो। बाज़ लोग बहुत अच्छे लिस्नर होते हैं, उनके पास सोल्यूशन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। सो एक अच्छे नेगोशिएटर के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो भी स्पेशली वर्बल फॉर्म में, जहाँ वो बोल के अपना मतलब दूसरों को समझा सके। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएटर के पास वो स्किल होनी चाहिए जिससे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या उसके लिए मल्टीपल टाइप के सलूशन दे सके। कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है वो, उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए उसके पास मल्टीपल सलूशन होने चाहिए जिनके ऊपर नेगोशिएशन की जा सके और दूसरी पार्टी को एग्री करवाया जा सके। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स मीन नेगोशिएटर ऐसा हो जो दोनों पार्टीज़ के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बना सके। बेसिकली जितनी पार्टीज़ के दरमियान हारमनी होगी, जितना अच्छा एनवायरनमेंट या पीसफुल एनवायरनमेंट होगा पार्टीज़ के दरमियान, उतना ही नेगोशिएशन इफेक्टिव होगी और उतना ही किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने का चांस ज़्यादा होगा। सो उस बंदे की इंटरपर्सनल स्किल्स, उस बंदे की नेगोशिएटर की दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए। देन कम्स प्रेपरेशन, अच्छा नेगोशिएटर वो है जो पहले से तैयारी करके जाए किसी काम को करने के लिए। प्रेपरेशन क्या है चीज़? बेसिकली जिस तरह एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए प्रेपरेशन ज़रूरी है, क्या कि आपको सारे की कॉन्सेप्ट्स आते हों, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका आता हो और टाइम मैनेजमेंट आती हो। सेम इज़ द केस विद नेगोशिएटर, कि जो नेगोशिएटर जा रहा है वो प्रॉब्लम को समझता हो, प्रॉब्लम के रूट कॉज का उसको पता हो, अपनी लिमिट्स का पता हो कि किस हद तक वो दूसरी पार्टी को रिलैक्सेशन दे सकता है और कौन सी इसकी आखिरी लिमिट्स हैं, बॉर्डर लिमिट्स हैं जिनको ये क्रॉस नहीं कर सकता। और इसको दूसरी पार्टी की बॉर्डर लिमिट्स का ही पता हो कि दूसरी पार्टी भी किस हद तक अपने मौक़े से पीछे हट सकती है, और इसके पास फिर जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी पहले से इसके माइंड में हो। ये सारे का सारा काम कहलाएगा प्रेपरेशन, कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होके जाएं। इमोशनल कंट्रोल, जो नेगोशिएटर है उसे अपने जज्बात पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि नेगोशिएशन के दरमियान, नेगोशिएशन के प्रोसेस के दौरान बहुत सी अनप्लेजेंट बातें भी होती हैं। तो उन अनप्लेजेंट बातों को बियर करना, उन्हें टॉलरेट करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना कि कोई भी हार्श रिएक्शन ना दे, दैट इज़ इमोशनल कंट्रोल। सो एक अच्छे नेगोशिएटर को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कोलैबोरेशन का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना।
तो एक अच्छा नेगोशिएटर वो है जो दोनों पार्टीज़ को साथ लेके चले, दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ को समझे और अपने जो मौक़िफ़ है या जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी रख सके, कुछ लचक रख सके, कुछ बातें अपनी मनवा ले और कुछ बातें अगली पार्टी की एक्सेप्ट कर ले। सो एक टीम के तौर पे काम करे, एक इंडिविजुअल के तौर पे काम ना करे, दूसरों की बातों को भी अकोमोडेट कर सके। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एक अच्छे नेगोशिएटर के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो किसी फैसले के ऊपर पहुंच सके, बेसिकली मजबूत क़ुव्वत फैसला के जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शंस को इवेल्युएट करके एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के ऊपर पहुंचना, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। सो एक अच्छे नेगोशिएटर के पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग टाइप की, कि वो तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को इवेल्युएट कर सके और एक अच्छे सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच सके। रिलायबिलिटी एंड एथिक्स, एक अच्छा नेगोशिएटर वो है जिसके इखलाकियात मजबूत हों, जो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकता हो, और दूसरा रिलायबल हो, यानी कि दूसरे लोग उसकी कही बात के ऊपर यकीन कर सकें कि जो बात ये कह रहा है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और बाद में इस बात को पूरा भी करवा सकेगा। सो ही शुड बी अ रिलायबल पर्सन। गुड पर्सनैलिटी, या इसे दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं एक अच्छा पोस्चर और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज, कि वो बंदा कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी प्लेजेंट होनी चाहिए। वजह क्या है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी के लोगों के साथ लोग इजीली निगोशिएट कर लेते हैं, कंफर्टेबली बात कर लेते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अवॉइड इम्पेशंस, ये बंदा बेसब्रा नहीं होना चाहिए। वजह क्या है, नेगोशिएशन का प्रोसेस स्लोली चलने वाला प्रोसेस होता है, आप इस पर स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं। तो वो बंदा जो जल्दी में डिसीजन लेता हो, जिसे हर वक्त जल्दी रहती हो, उसके लिए वो एक अच्छा नेगोशिएटर साबित नहीं हो सकता। वजह क्या है, अपनी जल्दी में वो किसी ख़राब सोल्यूशन को ऑप्ट कर सकता है या दूसरी पार्टीज़ को इवन इरिटेट कर सकता है। सो वो बंदा सब्र वाला होना चाहिए जो नेगोशिएशन कर रहा हो। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे नेगोशिएटर की। देन कम्स अवॉइडिंग डेडलॉक। डेडलॉक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जहां दोनों पार्टीज़ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिकी हो जाएं, कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं छोड़ेंगे, दूसरी पार्टी हर तरह से मोल्ड हो या दूसरी पार्टी ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करे, दैट इज़ कॉल्ड अ डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है कि अब दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। इफेक्ट उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि नेगोशिएशन का सारा प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगा, नेगोशिएशन रुक जाएगी और डिसीजन मेकिंग और एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डेडलॉक। अब डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। जो नेगोशिएटर है वो दूसरी पार्टीज़ के आगे अपना जो मौक़िफ़ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे इस तरह से एक्सप्लेन करे कि उनको कन्विंस कर सके कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये ठीक है, आप अपने मौक़िफ़ को चेंज कर लें।
दूसरा, विलिंगनेस टू रिव्यू, नेगोशिएटर को रेडी रहना चाहिए कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिव्यू करने के लिए तैयार हो, कि अगर उसे लगे दूसरी पार्टी की बात ठीक है तो वो अपने पॉइंट को छोड़ सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हट सके। फिर ऑफर फ्यूचर बेनिफिट्स। एक काम ये भी होता है, स्पेशली जहाँ एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान नेगोशिएशन हो रही हो, तो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर बेनिफिट्स का लालच दे के डेडलॉक को अवॉइड कर लेती है कि आप अपने तमाम मुतालबे अभी ना मनवाएं, कुछ आपकी डिमांड्स अभी पूरी कर दी जाएंगी और कुछ डिमांड्स आप फ्यूचर के लिए रख लें। तो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफर करके भी डेडलॉक से बचा जा सकता है। और फिर स्टेट दूसरी पार्टी को क्लियरली बता देना चाहिए कि अगर हमारी नेगोशिएशन नाकाम हुई, हम किसी एग्रीमेंट पे ना पहुंच सके, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेबर है तो वो मैनेजमेंट को बता सकती है कि हम लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, वर्क टू द रूल के साथ स्टिकी हो सकते हैं, या इवन कोर्ट तक भी जा सकते हैं। सेम इज़ द केस विद मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को बता सकती है कि अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल ना हुई तो मैनेजमेंट सिंगल साइडेड डिसीजन ले लेगी, या इवन एम्प्लॉयज़ को फायर किया जा सकता है, जॉब से फारिग किया जा सकता है। सो दूसरी पार्टी को नेगोशिएशन के फेल होने के कॉन्सिक्वेंसेस बता देने चाहिए ताकि डेडलॉक से बचा जा सके। अब नेगोशिएशन की टेक्निक्स दो तरह की हैं। एक है हाई रिस्क नेगोशिएशन, जिसमें डेडलॉक का चांस बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरी पार्टी के साथ आपका डेडलॉक आ जाएगा, आप किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरी हैं लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स। दोनों को देख लेते हैं। हाई रिस्क नेगोशिएशन, लो रिस्क नेगोशिएशन। हाई रिस्क, जिसमें डेडलॉक का चांस बहुत ज़्यादा होगा। अब हाई नेगोशिएशन टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली, टेक इट और लीव इट। इस टेक्निक में क्या है, एक पार्टी अपनी सूरत हाल वाज़े कर देती है कि मैं मैक्सिमम यहाँ तक मोल्ड हो सकता था, मैं अपनी आखिरी बात कर चुका हूँ, अब इससे आगे आपकी मर्ज़ी है कि मेरी बात को एज इट इज़ मान लें या इसको छोड़ दें। जिस तरह आमतौर पर दुकानदार हजरात करते हैं कि नेगोशिएशन के दरमियान या बारगेनिंग के दरमियान कहते हैं कि इससे नीचे कम नहीं है, आगे आपकी मर्ज़ी, ख़रीदना चाहें या ना ख़रीदना चाहें। दैट इज़ कॉल्ड टेक इट और लीव इट। दूसरा, वेट अंटिल फाइनल मोमेंट, आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करना। इसमें क्या है, एक पार्टी अपने कार्ड शो नहीं करती, बल्कि वेट में रहती है कि पहले दूसरी पार्टी अपनी तमाम बातें कर ले, और आखिरी लम्हे तक वेट करते हैं कि अपनी तरफ से कोई रिलैक्सेशन ना दी जाए या किसी किस्म का बेनिफिट दूसरी पार्टी को ऑफर ना किया जाए। हाँ, जब दूसरी पार्टी बिल्कुल एंड पे पहुंचे, टेम्परामेंट के एंड पे पहुंचे, फिर जाके अपने कार्ड शो करने हैं,
या फिर अपनी तरफ से कोई लचक दिखानी है, दैट इज़ कॉल्ड वेट अंटिल द फाइनल मोमेंट। देन एक और, लूजिंग द टेम्पर, गुस्से में आ जाना। ये आम तौर पे टेक्निक वहाँ यूज़ होती है जहाँ एक पार्टी की इम्प्लॉयड अथॉरिटी हो दूसरे के ऊपर। एक पार्टी हाई पोजीशन पे हो, दूसरी पार्टी लो पोजीशन पे हो, तो पार्टी है जिसकी पोजीशन हाई है वो टेम्परामेंट लूज़ करके, गुस्सा, अपना एंगर जाहिर करके दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश कर सकती है। आमतौर पे टीचर्स ये काम करते हैं क्लास के अंदर। कि वो देखते हैं स्टूडेंट कंट्रोल नहीं हो रहे या बहस ज़्यादा कर रहे हैं, तो आमतौर पे वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, जिससे स्टूडेंट आमतौर पे चुप हो जाते हैं। देन द चिकन, चिकन का मतलब है थ्रेट अफेक्शन। इसमें एक पार्टी दूसरे को थ्रेट करती है कि अगर आपके साथ मेरी निगोशिएशंस कामयाब ना हुई तो कौन कौन से एक्शंस आपके ख़िलाफ़ लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर को फायर करना, या उन्हें बोनस ना देना, या उनकी जगह पे नए बंदे रख लेना। दैट इज़ कॉल्ड चिकन। बेसिकली थ्रेट ऑफ एक्शन की सारी हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स हैं जिनमें डेडलॉक का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में लो रिस्क पोजीशन क्या है जिसमें डेडलॉक का चांस कम है? इन्फ्लेटेड इनिशियल पोजीशन। इसमें क्या है, एक पार्टी शुरू में अपनी डिमांड ही हाई रखती है, मतलब बारगेन का मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड रखते हैं, जिस तरह आमतौर पर दुकानदार हजरात करते हैं कि गाहक को कीमत बताते ही ज़्यादा है ताकि बाद में जब वो बारगेन करे तब भी कीमत कम होके उस लेवल तक आ जाए जिस पे वो एक्चुअली बेचना चाह रहे हैं। मतलब एक दुकानदार अपनी शय 1000 की बेचना चाह रहा है तो कस्टमर को बताएगा ही प्राइस 1500, ताकि कस्टमर जब नेगोशिएट करके नीचे भी लेके आए तो 1000 तक उसका सौदा डन हो सके, उसकी बात डन हो सके। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेटेड इनिशियल पोजीशन। दूसरा, साइलेंस, खामोश रहना। खामोश रहने से क्या है बेसिकली कि आप अगली पार्टी को मौका देते हैं कि वो अपनी तमाम बातें आपके साथ कर ले, अपने तमाम कार्ड्स प्ले शो कर दे, अपने तमाम अवेलेबल ऑप्शंस आपके आगे डिस्क्लोज कर दे, उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं। दैट इज़ साइलेंस। साइलेंस काफ़ी हद तक मिलती जुलती है वेट अंटिल द फाइनल मोमेंट। फिर फ्लैटरी, फ्लैटरी बेसिकली दूसरे को एक तरह से खुशामद करना, कि आप दूसरी पार्टी की खुशामद करके उससे अपनी रिक्वायर्ड बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये भी आमतौर पे वही यूज़ होती है जहाँ एक पार्टी हाई पोजीशन पे और दूसरी लो पोजीशन पे हो। तो आमतौर पे लो पोजीशन वाली पार्टी फ्लैटरी का सहारा लेती है अपने गोल अचीव करने के लिए। देन टेक सिंपथी, दूसरी पार्टी की सिंपथी हासिल करने की कोशिश करना। आमतौर पे जो वर्कर क्लास होती है ये मैनेजमेंट की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है कि हम तो बहुत पुअर हैं या हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है, ताकि दूसरे लोग हमदर्दी में आके उनकी बात मान लें, मैनेजमेंट हमदर्दी की वजह से उनकी बात मान ले। फिर स्टार्ट फ्रॉम इजी पॉइंट्स, या फिर एक तरीका ये भी है डेडलॉक अवॉइड करने का कि आप पहले आसान पॉइंट से शुरू करें। मतलब जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको लगता है कि अगली पार्टी बुरी तरह से रिटेलिएट नहीं करेगी, आपकी बात मान लेगी, पहले उन पॉइंट्स के ऊपर आएँ, और जिनके ऊपर कन्फ्लिक्ट आने का चांस ज़्यादा है उन पॉइंट्स को ज़रा डिले कर लें, उन पॉइंट्स को बाद के लिए रख लें। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं नेगोशिएशन की, हाई रिस्क वाली भी और लो रिस्क वाली भी।
देन कम्स, अब नेगोशिएशन बेसिकली होती है दो अपोजिट पार्टीज की आपस में, जहां दो पार्टीज का आपस में कन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी बात के ऊपर या किसी भी किस्म की टेक्निक के ऊपर या किसी काम को करने के असूल के ऊपर। तो अब नेगोशिएशन होती है दो पार्टीज के दरमियान। बाज़ औक़ात करते क्या हैं, दोनों पार्टीज मिल के एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी दोनों की बात को सुने और दोनों की बात सुन के फैसला कर दे। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन। जिस तरह अदालतें हैं कि पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ जिनका कन्फ्लिक्ट है और तीसरी पार्टी जो कोर्ट है, कोर्ट का काम क्या है, दोनों की बात को सुने और दोनों के दरमियान फैसला कर दे। सो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले है मीडिएटर। मीडिएटर क्या चीज़ है, बेसिकली एक थर्ड पार्टी होती है जो कि न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी। यानी कि इसका झुकाव किसी एक की तरफ नहीं होता, इनके अंदर किसी किस्म का कॉर्शन नहीं होता। कॉर्शन आपने लॉ में पढ़ा होगा कि ये किसी पार्टी को थ्रेट नहीं करते। और इसमें क्या है, ये बेसिकली करते क्या हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशंस। मीडिएटर पार्टी वो होती है जो मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफर करती है दोनों पार्टीज़ को, और फिर जो सॉल्यूशन दोनों पार्टीज़ को सूट करता हो उस सॉल्यूशन के ऊपर दोनों एग्री हो जाते हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड मीडिएटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मीडिएशन। आमतौर पे वर्कर्स के साथ कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किसी मीडिएटर का तकर्र कर लेते हैं। मीडिएटर कोई रेस्पेक्टफुल थर्ड पार्टी होती है जिसके ऊपर दोनों को एतमाद होता है कि ये दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, किसी एक की तरफ इसका झुकाव या बायसनेस नहीं होगा। दूसरा आर्बिट्रेटर। न्यूट्रल थर्ड पार्टी who can dictate both groups। आर्बिट्रेटर भी थर्ड पार्टी ही होती है, न्यूट्रल होती है, लेकिन इस पार्टी के पास अथॉरिटी होती है कि ये दोनों से अपनी बात ज़बरदस्ती मनवा सके। ये पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का लेगी, ये पार्टी दोनों का मौक़िफ़ सुनेगी, अल्टरनेट सोल्यूशन भी कंसिडर करेगी, लेकिन एट द एंड जो फैसला ये करेगी वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा, दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा। दैट पार्टी इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन। आमतौर पे आपकी कोर्ट आर्बिट्रेशन का काम करती है कि जो फैसला ये कर देगी वो दोनों के लिए बाइंडिंग होगा। देन कम्स कॉन्सिलिएटर, a trusted third party that provides informal channels for dispute resolution। ये वो पार्टी है जो
फॉर्मली अपॉइंट नहीं होती, लेकिन ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। एक दूसरे के एक पार्टी का मैसेज दूसरी पार्टी तक पहुंचा देती है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करती है, दोनों के लिए वेन्यू अरेंज कर देती है। दैट पार्टी इज़ कॉल्ड कॉन्सिलिएटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सिलिएशन। बेसिकली ये इस पार्टी का काम होता है दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, वेन्यू डिसाइड कर देना, इनके आपस में कम्युनिकेशन करवा देना, और इनके मैसेजेस को इंटरप्रेट कर देना आसान लफ्ज़ों में कि एक पार्टी जो बात कर रही है उसका मीनिंग क्या है और उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, कंसल्टेंट। आप लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। कंसल्टेंट एक हाईली मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड पार्टी होती है, अ स्किल्ड पार्टी that avoids giving own solutions। ये पार्टी आमतौर पे अपने पास से बने बनाए सोल्यूशन नहीं देती, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हुए ये दोनों पार्टीज़ को एग्रीमेंट पे लाने में फैसिलिटेट करती है। ये नेगोशिएशन प्रोसेस को बेसिकली फैसिलिटेट करने का काम करती है अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। दैट पार्टी इज़ कॉल्ड अ कंसल्टेंट। जिस तरह हमारे ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट होते हैं, ये बेसिकली जो फॉरेन की फर्म्स हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं और हमारी लोकल लेबर को जॉब चाहिए होती है, तो ये दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेते हैं। बाहर से एम्प्लॉयर को कॉल कर लेते हैं और इधर से जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कॉल कर लेते हैं कि आप फ़लाँ डेट पे इंटरव्यू के लिए आ जाएं। बेसिकली दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, और अब उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दोनों अपने अपने गोल अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंसल्टेंट।